नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फूड, जिसके अंतर्गत हमने देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स के बारे में हमने बात की थी। साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उपयोग कहाँ कहाँ हैं और ये किस प्रकार से हानिकारक हैं, ये चीज हम देख लेते। अब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसी में एक टॉपिक आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है जो कि है फूड पॉइजनिंग। यानी ये एक बात बता रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हैं। हम उसका एक पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग होता क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। फूड पॉइजनिंग इज इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। अगर आपने दूषित भोजन किया है मनुष्य ने और उसकी वजह से इलनेस होगी, जिसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है फूड पॉइजनिंग। अब फूड दूषित कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर एक बात करिए कंटामिनेटेड फूड को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो कंटामिनेटेड फूड कब हो सकता है, या तो हो सकता है कि खाना जो है, भोजन जो है वो कुछ लंबे समय तक रह गया है। जब फूड लंबे समय तक रहेगा तो उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। आप टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि फूड अभी फ्रेश है या ये कंटामिनेटेड हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे कि सब्जियां वगैरह जो होती हैं आप एक दिन बाद देखते हैं तो वो अच्छी नहीं दिखती, देखने कलर से पता चल जाता है उनके, या उसको सूंघ के पता चल जाता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि फूड कंटामिनेटेड है। कई बार हम फूड को कवर करके नहीं रखते, जिसकी वजह से फ्लाइज वगैरह जो है, मधुमक्खियां वगैरह फूड को कंटामिनेटेड कर देती हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे फूड कंटामिनेटेड हो जाता है। तो उसका हमें अलग से प्रिकॉशन रखना है। और साथ ही जनरली हम कौन कौन से प्रिजर्वेशन के मेथड यूज करते हैं वो हम देखते हैं कि फूड को प्रिजर्वेशन मेथड्स हम कौन कौन से ले सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी फूड को दूषित होने से कैसे बचाएं, लंबे समय तक उसका रखरखाव कैसे करें। तो सबसे पहला हो जाएगा कि वी कैन यूज सम केमिकल मेथड्स। कुछ जो केमिकल्स होते हैं जो एज प्रिजर्वेटिव्स काम करते हैं, ठीक है, वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। और अगर उनकी कुछ स्पेसिफिक मात्रा डाली जाती है फूड में तो वो फूड को सड़ने से बचा सकता है लंबे समय तक। तो बहुत सारे जो खाद्य मटेरियल आते हैं ना मार्केट में पैक्ड, तो उनमें क्या हुआ मिला हुआ होता है, उनमें फूड प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं। और जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपको कुछ केमिकल्स के या कुछ प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताने हैं, तो वो इनमें आप अच्छा उदाहरण दे सकते हो। फर्स्ट सोडियम बेंजोएट और सेकंड हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सेकंड है कॉमन सॉल्ट और शुगर। आपने देखा ही होगा, जनरली अगर आप देखते हैं, अगर आप मैंगो को रखेंगे 5 या 6 या 7 दिन तक रखोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी, पिलपिला हो जाएगा। आप देखोगे कि ये पूरा पक चुका है, खाने जैसा नहीं रहेगा। और उसी का आपकी मदर अचार डालती हैं और सालों साल चलता है। क्या रीजन है इसका, उसके रीजन ये है कि उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। प्रिजर्वेशन उसका किया जाता है किसकी सहायता से, सॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं या फिर ऑयल का उपयोग किया जाता है या विनेगर का उपयोग किया जाता है कई बार। तो ये सब क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं और किसी भी खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार कॉमन सॉल्ट को कई बार इमलियों में इसको मिलाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स से बच सके। या फिर शुगर का उपयोग भी किया जाता है। जैम्स वगैरह में क्या डाला जाता है, शुगर डाली जाती है जो कि खराब होने से जल्दी उस खाद्य पदार्थ को बचाती है। ऑयल और विनेगर का उपयोग भी एज अ प्रिजर्वेटिव किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन में ऑयल का उपयोग भी किया जाता है और विनेगर का उपयोग भी किया जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और आ गई, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि कई बार हम मिल्क को उबाल लेते हैं और तब उसके फटने का जो वो होता है कि कारण कि इतने टाइम में फट जाने से, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो समय समय पर आपकी मम्मी दूध को उबालती होंगी ताकि दूध फट ना जाए। तो इसका रीज़न क्या है, ये भी यही कि कई बार कुछ खाद्य पदार्थों को अगर हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको जल्दी माइक्रोब के यूज से बचाया जा सकता है। और या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट के माध्यम से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रिज का उपयोग इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि हम सब्जी वगैरह जो वेजिटेबल्स हैं या हमारे फ्रूट्स हैं या फिर कुछ भी खाद्य पदार्थ को हम क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे खाद्य सामग्री बाहर इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहेंगी जितना कि वो फ्रिज में रह जाती है। तो ये भी एक कारण है
कि हम हॉट ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट के माध्यम से भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी में एक बात आती है पेस्चराइजेशन। तो पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन मिल्क का किया जाता है। और आपने कई बार सुना होगा कि हम ऐसे ही मिल्क को नहीं कंज्यूम कर सकते, जबकि एक बार बॉईल करना होता है मिल्क को, उसके बाद आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर मिल्क पेस्चराइज है तो आप उसे ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते। तो क्या रीज़न है? पेस्चराइजेशन क्या है? तो पेस्चराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम मिल्क को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। लुईस पास्चर ने ये विधि के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इस विधि को पेस्चराइजेशन कहा जाता है। तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में क्या होता है? मिल्क को सबसे पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम गर्म करने के बाद उसको कितने टाइम के लिए किया जाता है? 15 से 30 सेकंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और सडनली उसे ठंडा कर दिया जाएगा, एकदम उसे चिल्ड कर देंगे और उसे स्टोर में रख देंगे। ये प्रक्रिया होने से माइक्रोब्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं और दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ये प्रक्रिया है पेस्चराइजेशन। इसी के अलावा स्टोर या पैकिंग जो है वो इस प्रकार की करें जिससे कि फूड मटेरियल लंबे समय तक खराब नहीं हो। एयर टाइट पैकेट्स आते हैं आजकल, एयर टाइट डिब्बे भी आते हैं, उनके माध्यम से भी लंबे समय तक फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो अभी ये तो हमने बात करी कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग का रीज़न क्या है और फूड पॉइजनिंग को कम करना है, यानी हमें फूड को प्रिजर्व करना है, उसके लिए हम कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। So now we start nitrogen cycle. तो nitrogen cycle, as we know that 78% nitrogen is present in our atmosphere. हमारे एटमोसफियर में लगभग 78%, जो कि सबसे ज़्यादा है, वो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। लेकिन ये नाइट्रोजन ना तो डायरेक्टली प्लांट्स के लिए उपयोगी है और ना ही एनिमल्स के लिए उपयोगी है, जब तक ये किसी और अपने कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्या होता है कि कुछ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, हम पिछली क्लास में भी बात कर रहे थे, तो वो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो लास्ट थोड़ी सी इस तरह से कर्व्ड शेप में होती हैं। और ये जो कर्व्ड शेप जो होता है, जिसे ये इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? एट द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जितनी भी पल्सेस होती हैं या फिर पी प्लांट है, जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली में प्लांट्स होंगे, उनकी जो रूट्स होती हैं, जनरली उनकी रूट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी कर्व्ड शेप में होता है, जिसे नोड्यूल कहा जाता है, और उसमें प्रेजेंट होता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो बैक्टीरिया है, यहाँ पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है कि ये बैक्टीरिया प्लांट को प्रोवाइड कराता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन प्रोवाइड करेगा? बैक्टीरिया प्रोवाइड कराएगा, और बदले में इसको यहाँ शेल्टर मिलता है। तो ये एक एसोसिएशन हो गया जो कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा गया है। तो क्या होता है पूरे नाइट्रोजन साइकिल में, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की फर्टिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। सो नाउ वी स्टार्ट नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि हमें पता है लगभग 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो दो रीजन की वजह से, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो ट्रांसफर हो जाती है सॉइल में। कहाँ ट्रांसफर होगी? सॉइल में। दो रीजन क्या है? या तो लाइटनिंग की वजह से, कई बार लाइटनिंग की वजह से, बिजली चमकने की वजह से भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स हो जाती है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कुछ, और इसका एक एग्जांपल हमने देखा जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब अभी तक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन या तो लाइटनिंग की वजह से या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो कहाँ फिक्स हो जाएगी? सॉइल में फिक्स हो जाएगी। सो बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और ये नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। सो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को किसमें फिक्स करेगा? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में फिक्स करेगा, और ये जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के वो कहाँ होंगे? सॉइल में होंगे। दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल नाउ। या तो इस प्रोसेस के थ्रू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इनटू द सॉइल, या फिर डायरेक्टली लाइटनिंग के थ्रू भी यह प्रोसेस हो सकता है। ओके
तो इतना प्रोसेस होने के बाद ये जो कंपाउंड्स है अब सॉइल में आ गए हैं। सॉइल को हम क्या करते हैं, जो प्लांट हैं वो सॉइल के थ्रू वाटर को कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ साथ मिनरल्स का भी ट्रांसफर होता है प्लांट में। तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं, अब कहाँ ट्रांसफर होंगे? दीज आर अपटेक बाय द प्लांट्स। इनको कौन ले लेगा? उनको प्लांट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रूट नाउ दीज फ्रॉम द सॉइल दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर ट्रांसफर इनटू द प्लांट्स। अब प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे एनिमल्स, तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं अब प्लांट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। और फिर एक टाइम ऐसा होगा कि हो सकता है या तो प्लांट की भी डेथ हो या फिर एनिमल की डेथ हो या फिर एनिमल्स के एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो वापस कहाँ आ जाएंगे? सॉइल में आ जाएंगे। तो ये आप एक साइकिल देख सकते हो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स को एनिमल्स ने लिया और उनकी डेथ के पश्चात या एनिमल्स के एक्सक्रीशन के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है कंपाउंड्स हैं वो वापस कहाँ आ गए? सॉइल में आ गए। या फिर ऐसा भी होता है कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस में अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि बैक्टीरिया के द्वारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई, उसी प्रकार देयर आर सम बैक्टीरिया विच टर्न नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में रहता है और इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।